दिल्ली को एक धुंध की चादर ने चारों तरफ से घेर लिया। सारे धुआं ही धुआं है। आंखों में धूल जाती है। When I wake up at 6 or 7 and I look around, I can see a layer. You can obviously see it. लोगों ने सोचा इस बार ठंड पहले आ गई है और ये ठंड के साथ आने वाला कोहरा है, लेकिन इस बार ये कुछ और था। ये कोहरा नहीं बल्कि पोल्यूशन था। Delhi has been compared to a gas chamber. दिल्ली की जहरीली हवा पर New Delhi continues to reel under a thick blanket of smog. सारा धुआं ही धुआं आ रहा है, पानी का धुआं आ रहा है सारा। इस इवेंट को नाम दिया गया द ग्रेट स्मॉग ऑफ दिल्ली और ये पिछले 17 सालों में पोल्यूशन के नजरिए से सबसे खतरनाक सिचुएशन थी। लोग घरों से बाहर नहीं निकलने चाहिए। दम घुटता है, जैसे कोई जाना मेरी दोबारा गले को। Doctors say the number of patients has doubled in the past decade. वैसे तो दिल्ली के लिए ये पोल्यूशन नाम की प्रॉब्लम कोई नई नहीं थी, लेकिन इस बार AQI लेवल ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये पहली बार था जब दिल्ली की पोल्यूशन ने सारी दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींची और तब से दिल्ली में ये पोल्यूशन का कहर बदस्तूर जारी है। क्या आप जानते हैं जिस हवा में आप अभी सांस ले रहे हैं वो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर रही है। दिल्ली की हवा सिर्फ हवा नहीं बल्कि आपकी जिंदगी पर मंडराता मौत का साया है। अगर हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो जल्द ही ये शहर एक खुला श्मशान बन जाएगा। जरा सोचिए, आप 20-25 सिगरेट रोजाना पी रहे हैं बिना किसी ब्रेक के। डर लगा? नहीं लगा होगा, क्योंकि इस पोल्यूशन नाम के प्रॉब्लम ने अभी तक आपके बॉडी पे कोई बुरा इंपैक्ट नहीं डाला है। एक बार फिर से सोचिए, आप 20-25 सिगरेट रोजाना पी रहे हैं बिना किसी ब्रेक के 10 साल, 15 साल, 25 सालों तक। ये आपके बॉडी के साथ क्या करेगा? डर लगा? अगर अभी भी डर नहीं लगा तो डरिए, इस पोल्यूशन नाम के प्रॉब्लम को सीरियसली लीजिए और इसके सॉल्यूशन के पीछे भागिए, वरना आने वाले दिनों में आप भी लंग्स कैंसर लिए घूम रहे होंगे। ये सिर्फ डराने वाली बातें नहीं, ये हकीकत है। दिल्ली हमेशा वर्ल्ड के 3 सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में शुमार रहती है। दिल्ली का एनुअल एवरेज AQI शायद ही कभी 150 से कम गया होगा, जो दर्शाता है कि दिल्ली की हवा की क्वालिटी लगातार खराब बनी हुई है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को कम पोल्यूटेड एरिया में रहने वाले लोगों की तुलना में लंग्स कैंसर होने का खतरा 30 से 40% ज्यादा है। हर साल 20 से 30 हजार लोग दिल्ली में एयर पोल्यूशन की वजह से अपनी जान गंवाते हैं। हर दिन 50 से ज्यादा मौतें और हर घंटे ये जहरीली हवा किसी की जान ले रही है। दिल्ली में 40% बच्चों के फेफड़े ऐसे हैं जैसे किसी 60 साल के बुजुर्ग के होते हैं। दिल्ली में हर 3 में से 1 बच्चा श्वास संबंधी बीमारियों से जूझ रहा है। 2030 तक दिल्ली के हवाओं में इतना जहर घुल जाएगा कि आपका एवरेज लाइफ स्पैन 10 साल तक कम हो सकता है। कैंसर और अस्थमा जैसे रोग इतने नॉर्मल हो जाएंगे जैसे आज के दिनों में सर्दी और जुकाम होता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, ये आपको दिखता नहीं है, आप इसे महसूस भी नहीं कर पाते और जब तक आप इसे समझोगे तब तक ये आपके शरीर पे कब्जा कर चुका हो। जब हम पोल्यूटेड हवा में श्वास लेते हैं तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स हमारे फेफड़ों तक पहुंचते हैं। इससे खांसी, श्वास फूलना और सीने में जकड़न जैसी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे डिजीज का खतरा बढ़ता है। पोल्यूटेड एयर में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन जैसे जहरीले तत्व आपके हार्ट के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये हमारे ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट बनने का चांस काफी बढ़ जाता है। लंबे समय तक संपर्क में रहने से हार्ट प्रॉब्लम का खतरा 25 से 30% तक बढ़ जाता है। एयर पोल्यूशन हर साल दुनिया भर में होने वाली 30% हार्ट रिलेटेड मौतों के लिए जिम्मेदार है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 जैसे छोटे पार्टिकल्स आपके लंग्स में गहराई तक पहुंच सकते हैं। ये आपके लंग्स के टिश्यू को नुकसान पहुंचाते हैं और सूजन पैदा करते हैं, जो बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। रिसर्च बताती है कि दुनिया भर में हर 10 में से 1 लंग्स के कैंसर का कारण एयर पोल्यूशन है। इन सबके बावजूद कोई इस समस्या को सीरियसली लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये समस्या है बहुत गंभीर, जो कभी भी आपके घर के दरवाजे पे दस्तक दे सकती है। आपको इसे गंभीरता से लेना होगा और इससे अपना बचाव करना होगा, वरना काफी देर हो जाएगी।
और हो सकता है ये पोल्यूशन आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद ना कर दे। प्रदूषित हवा में ली गई हर श्वास आपको डॉक्टर के पास लेके जाने वाली है या उससे भी बुरा कब्र तक। अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इससे कैसे बचा जाए, इसके सॉल्यूशन पे जाने के लिए हमें इस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो आइए इस पोल्यूशन नाम की प्रॉब्लम को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये क्यों खतरनाक है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं और हम अपने आप को इससे कैसे सेफ रख सकते हैं। आपने एयर पोल्यूशन पे अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ एयर पोल्यूशन के हर एक पहलू को डीप डाइव करेंगे, बल्कि आपके दिमाग में एयर पोल्यूशन के रिलेटेड उठने वाले हर एक सवाल, जैसे ये AQI क्या होता है, ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम एकाएक ठंड में ही क्यों बढ़ जाती है, ये पोल्यूशन हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसके क्या रीजंस हैं और हम अपने आप को इससे कैसे सेफ रख सकते हैं, सबका जवाब मिलेगा। क्या आपको पता है ये नंबर्स जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि आपके सांस की क्वालिटी का रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप दिल्ली, उसके आसपास के इलाके या किसी भी पोल्यूटेड सिटी से बिलोंग करते हो तो आपकी आंखों के सामने ये AQI वर्ड जरूर आया होगा और साथ ही आए होंगे कुछ और वर्ड्स जैसे पुअर, वेरी पुअर, अनहेल्दी, हजार्डस। ये AQI है क्या जो ये डिसाइड कर रहा है कि जो हवा आप ले रहे हो वो हेल्दी है या नहीं। तो आइए सबसे पहले इस AQI को अच्छे तरीके से समझते हैं, इसका मतलब, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन से पोल्यूटेंट्स इसके पार्ट होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये नंबर आपके हेल्थ के लिए क्या सिग्नल देता है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये बेसिकली बताता है कि आपकी एरिया की हवा कितनी साफ या पोल्यूटेड है और इसका आपके हेल्थ पे क्या असर पड़ सकता है। आसान भाषा में अगर बोला जाए तो इसे आम जनता को एयर क्वालिटी की जानकारी सरलता से समझाने के लिए डिजाइन किया गया। AQI मेनली 6 प्रमुख पोल्यूटेंट्स पर बेस्ड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। वैसे डस्ट पार्टिकल्स जिनका साइज 2.5 माइक्रोन या उससे छोटा होता है उसको हम पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड नंबर पे आता है पार्टिकुलेट मैटर 10। वैसे डस्ट पार्टिकल्स जिनका साइज 10 माइक्रोन या उससे कम होता है उसे हम पार्टिकुलेट मैटर 10 की कैटेगरी में रखते हैं। इवन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 भी पार्टिकुलेट मैटर 10 की कैटेगरी में ही आता है। तीसरे नंबर पे आता है सल्फर डाइऑक्साइड, चौथे नंबर पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पांचवें नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड और छठे नंबर पर ओजोन। ये 6 ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जो कि मेनली AQI में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस AQI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और इसे कौन कैलकुलेट करता है। AQI की कैलकुलेशन सब इंडेक्स मेथड के जरिए होती है। इसमें जिस भी एरिया का AQI कैलकुलेट करना हो उस एरिया में पहले मेंशन किए गए सारे पोल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। इन कंसंट्रेशंस को एक स्पेशल फॉर्मूले के जरिए सब इंडेक्स में बदला जाता है। सारे पोल्यूटेंट्स के सब इंडेक्स में सबसे बड़ा सब इंडेक्स या सबसे खराब सब इंडेक्स ही AQI कहलाता है। आप स्क्रीन पे दिए गए फॉर्मूले को देख सकते हैं। आइए मैं आपको इस पार्टिकुलर फॉर्मूले का एक ब्रेकडाउन दे देता हूं। इसमें जो C है वो किसी भी पोल्यूटेंट का मेजर किया गया कंसंट्रेशन है, Cl लोअर ब्रेक पॉइंट कंसंट्रेशन है, CH हायर ब्रेक पॉइंट कंसंट्रेशन है। ये Cl और CS सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। यहाँ पे IH और IL बेसिकली AQI वैल्यू को दर्शाते हैं जो हम CH और Cl वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। अब इस पार्टिकुलर फॉर्मूले में हम जब भी किसी पार्टिकुलर पोल्यूटेंट का मेजर किया हुआ कंसंट्रेशन डालते हैं तो हमें उस पार्टिकुलर पोल्यूटेंट का एक सब इंडेक्स नंबर मिलता है। जब हम सारे पोल्यूटेंट्स के सब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं और इन सारे सब इंडेक्स नंबर में जो भी नंबर सबसे हायर होता है उसी को हम उस पार्टिकुलर एरिया का AQI कहते हैं। तो चलिए हम इसे और बेहतर तरीके से एक एग्जांपल से समझते हैं। हम किसी भी एरिया में कुछ पोल्यूटेंट्स का सब इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। मैंने 3 पोल्यूटेंट्स लिए हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे सब इंडेक्स कैलकुलेटेड है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का सब इंडेक्स 181 है, पार्टिकुलेट मैटर 10 का सब इंडेक्स 161 है एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सब इंडेक्स 80 है। यहाँ पे सबसे हायर सब इंडेक्स पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का है 181, तो ये 181 ही उस एरिया का AQI होगा। आई होप अब ये AQI पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। जिस भी पार्टिकुलर पोल्यूटेंट्स का सब इंडेक्स नंबर सबसे हायर आता है उसी को हम उस एरिया का AQI कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस AQI को कैलकुलेट कौन करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड का यूज करके डिफरेंट एरियाज का AQI कैलकुलेट करते हैं।
इसमें रियल टाइम डाटा कलेक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड कंप्यूटेशनल मेथड और डिफरेंट एरियाज में मॉनिटरिंग सिस्टम सेटअप करना शामिल है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास मॉनिटरिंग स्टेशंस का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये मॉनिटरिंग स्टेशंस अर्बन, सब अर्बन और रूरल एरियाज में सिचुएटेड होते हैं। ये मॉनिटरिंग स्टेशन 24 घंटे का डाटा इकट्ठा करते हैं जिसे बाद में प्रोसेस किया जाता है। आफ्टर दैट रॉ डाटा को एग्जामिन किया जाता है ताकि उसमें से एरर्स और मिस्टेक्स को दूर किए जा सके। उसके बाद हर एक पार्टिकुलर पोल्यूटेंट का सब इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है। जिस भी पार्टिकुलर पोल्यूटेंट का सब इंडेक्स नंबर ज्यादा होता है उसे हम उस पार्टिकुलर एरिया का AQI निर्धारित करते हैं। कैलकुलेट किए गए AQI को सफर ऐप और दूसरे प्रमुख स्थानों पर पब्लिश किया जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि कौन से AQI लेवल में हम हवा को किस कैटेगरी में रखते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन सारे पोल्यूटेंट में कौन सा पोल्यूटेंट्स आपके हेल्थ पे सबसे ज्यादा बैड इंपैक्ट डालता है। तो आंसर है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। और दुर्भाग्यवश दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के पोल्यूशन के लिए यही पार्टिकुलर पोल्यूटेंट जिम्मेदार है। आखिरकार ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हमारे हेल्थ के लिए इतना खतरनाक क्यों है? तो आइए एक नजर डालते हैं इसके पीछे के रीजंस पे। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 2.5 माइक्रोन या उससे भी कम साइज के। अगर आप माइक्रोन से इसके साइज का अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो तो आप इसे ऐसे समझो कि ये हमारे हेयर की चौड़ाई से भी 30 गुना छोटे होते हैं। ये अक्सर हार्मफुल केमिकल्स लाइक हैवी मेटल्स, ब्लैक कार्बन, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं। आप इन कॉम्प्लेक्स नामों पे मत जाओ, आप बस इतना समझो कि जो भी केमिकल्स मैंने मेंशन किए हैं वो आपके हेल्थ की बुरी तरीके से बैंड बजा सकते हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जैसे नाक के बाल और म्यूकस को बहुत आसानी से पार कर सकते हैं। ये पार्टिकल श्वास लेने के दौरान हमारे लंग्स में गहराई तक प्रवेश करते हैं और एल्वियोली, लंग्स का वो हिस्सा जहां गैस का आदान प्रदान होता है, वहां तक पहुंचते हैं। वहां से ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर करते हैं और हमारे हार्ट, ब्रेन और दूसरे ऑर्गन्स को बहुत डैमेज पहुंचा सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 सिर्फ एक पोल्यूटेंट नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर है जो आपके शरीर के हर हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जलन और सूजन पैदा करती है जिससे खांसी, श्वास फूलना और सीने में जकड़न जैसी समस्या हो सकती है। लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग्स कैंसर का खतरा बन सकता है। ये आपके ब्लड वेसल्स में सूजन पैदा करती है जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को भी बहुत आसानी से पार कर लेती है और अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बन सकती है। तो ये तो हो गए पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के हेल्थ इंपैक्ट्स। लेकिन दिल्ली की हवाओं में ये पोल्यूटेंट आए कहां से? और आए भी तो इस कदर कि इन्होंने पूरी दिल्ली को अपने आगोश में समेट लिया। आखिरकार ऐसे कौन से रीजन्स हैं जिसकी वजह से ये पोल्यूशन नाम का प्रॉब्लम दिल्ली का पीछा ही नहीं छोड़ती? गाड़ियों से निकलता धुआं, हरियाणा और पंजाब के किसानों का पराली जलाना, ये सब रीजन सुन सुन के आप थक चुके होंगे। तो आइए इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं दिल्ली के पोल्यूशन के रीजन्स को और डिटेल में। एक बार हम नजर डालते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन पे और कौन सा सोर्स पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वेहिकुलर एमिशंस की तरफ से आता है 40 to 50%। दूसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल एमिशंस है 20 to 25% के साथ। तीसरे नंबर पे आता है डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड रोड जिनका कंट्रीब्यूशन 15 to 20% रहता है। चौथे नंबर पे आता है क्रॉप बर्निंग जिसको हम पराली जलाना भी बोलते हैं। ये बेसिकली सीजनल होता है और पीक मंथ में 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है दिल्ली के एयर पोल्यूशन में। बाकी के पोल्यूशन वेदर सोर्सेस से आते हैं जो कि 10 to 15% होते हैं। ये नंबर सीजन टू सीजन वैरी कर सकते हैं लेकिन मैं बस आपको एक ऑन एन एवरेज आइडिया देना चाह रहा था कि कौन सा सोर्स दिल्ली के एयर पोल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है, कौन से मेजर सोर्सेस हैं और कौन मेन कल्प्रिट है दिल्ली के एयर पोल्यूशन का। एनसीआर की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 38 लाख है। इस 3 करोड़ 38 लाख के पॉपुलेशन में 1 करोड़ 34 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स है। अगर इसमें अनरजिस्टर्ड और दूसरे स्टेट से आए हुए व्हीकल्स को जोड़ दिया जाए तो यह नंबर 2 करोड़ तक चला जाएगा। अगर हम सिटीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ व्हीकल्स की बात करें तो 1 करोड़ 34 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स के साथ दिल्ली फर्स्ट नंबर पर स्टैंड करता है। 1 करोड़ 9 लाख व्हीकल्स के साथ बेंगलुरु दूसरे नंबर पे और 61 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स के साथ चेन्नई तीसरे नंबर पे आता है।
1 करोड़ 34 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स में 87 लाख के आसपास टू व्हीलर्स हैं, 40 लाख के आसपास प्राइवेट कार्स हैं, 5 लाख के आसपास कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे बसेस एंड ट्रक्स हैं और 2.5 लाख के आसपास दूसरी गाड़ियां जैसे ऑटो, वैन, ट्रैक्टर इत्यादि। टू व्हीलर्स और प्राइवेट कार्स नंबर में ज्यादा होने की वजह से बेकार में बदनाम है, लेकिन असली गेम तो कोई और खेल रहा है। जी हाँ, ये है हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स जैसे डीजल बसेस, ट्रक्स एंड कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, जो कि तादाद में टू व्हीलर्स और प्राइवेट कार्स की तुलना में कम होने के बावजूद सबसे ज्यादा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। दिल्ली के 40 to 50% एयर पोल्यूशन का कारण व्हीकल्स है। इसमें 38 to 40% डीजल व्हीकल्स जैसे ट्रक्स और बसेस से आती है। हमने पहले दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की बात की, बट उसके अलावा बहुत सारे व्हीकल्स दूसरे स्टेट से दिल्ली में रोजाना इंटर करते हैं। इनमें ट्रक्स भी शामिल हैं। हर दिन रात में काफी हाई नंबर में ये ट्रक्स दिल्ली में इंटर करते हैं। रोजाना लगभग 70,000 ट्रक्स दिल्ली में दाखिल होते हैं और इनमें मोस्ट ऑफ द ट्रक का इंजन आपके ग्रैंड पेरेंट्स के फर्नीचर से भी पुराना है। एक डीजल ट्रक उतना प्रदूषण फैलाता है जितना 24 पेट्रोल वाली कार है। अब इसे 70,000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये नंबर लगभग 15 लाख के आसपास आएगा। जी हाँ, दिल्ली हर रात पोल्यूशन का ओलंपिक्स आयोजित करती है और उसमें ये 70,000 ट्रकें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। इन हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स के बाद जो दूसरे सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं वो है टू व्हीलर्स। ऑब्वियसली ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, आप इनके नंबर देख के इनके कंट्रीब्यूशन का अंदाजा लगा सकते हो। ये टोटल व्हीकुलर एमिशंस का 20 to 30% कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी का जो पोल्यूशन है वो दूसरी व्हीकल्स और प्राइवेट कार से आती है। आपने ये गौर किया होगा कि मैं हर जगह डीजल व्हीकल्स मेंशन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि डीजल व्हीकल्स पेट्रोल व्हीकल्स की तुलना में कहीं ज्यादा पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डीजल एसयूवी उतना प्रदूषण फैलाता है जितना कि 5 से 10 पेट्रोल कारें। आखिरकार डीजल इंजन क्यों ज्यादा पोल्यूशन जनरेट करती हैं? आइए इसके पीछे के रीजन को देखते हैं। डीजल पेट्रोल के मुकाबले धीरे धीरे जलता है। धीमे जलने के कारण डीजल में मौजूद कार्बन पार्टिकल्स पूरी तरीके से नहीं जल पाते हैं। इससे फ्यूल तो कम खर्च होता है, लेकिन पूरी तरीके से ना जलने के कारण कालिक और पार्टिकुलेट मैटर जैसे हेवी पोल्यूटेंट भारी मात्रा में निकलते हैं। इसके विपरीत पेट्रोल काफी तेजी से जलता है और पूरी तरीके से जलता है, जिसकी वजह से पेट्रोल व्हीकल्स कम कालिक और पार्टिकुलेट मैटर हवा में छोड़ते हैं। व्हीकुलर एमिशंस के मेजर कंट्रीब्यूटर होने के बावजूद हर साल दिल्ली में धड़ल्ले से नए व्हीकल्स रजिस्टर हो रहे हैं। 2021 में 6,30,000, 2022 में 7,25,000, 2023 में 7,75,000 और 2024 में अब तक 9 लाख के आसपास नए व्हीकल्स रजिस्टर हो चुके हैं। श्वास लेने के लिए ताजी हवा सबको चाहिए, लेकिन पर्सनल लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसे ही दिल्ली में धड़ल्ले से नई गाड़ियां रजिस्टर होते रहेंगी और दिल्ली पोल्यूशन के आगोश में अपना दम तोड़ती रहेगी। क्या आपने कभी सोचा है वो धूल जो सड़क पर उड़ती है या इमारत बनाने के दौरान हवा में तैरती है, वो हमारी सांसों में जहर घोल रहा है? आज हम बात करेंगे दिल्ली के अनदेखे लेकिन खतरनाक पोल्यूशन सोर्स कंस्ट्रक्शन और रोड डस्ट की। दिल्ली में हर साल हजारों इमारतें बनती है। सीमेंट, रेत और मलबा जब खुले में पड़े होते हैं या ट्रकों से गिरते हैं तो ये धूल हवा में फैलती है। यही हाल सड़कों का भी है। टूटी सड़कें और वाहनों के आवाजाही से लाखों टन धूल हवा में फैलती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स और टूटी सड़कों से उठने वाली धूल दिल्ली के एयर पोल्यूशन में 20 से 30% तक का कंट्रीब्यूशन देती है। यही सर्दियों में स्मॉग का भी कारण बनती है। जब धूल की परतें हवा में फैलती है और कोहरे के साथ मिलती है, तब ये जानलेवा स्मॉग बनाती है। ये सिर्फ आपके गाड़ी या बालकनी में नहीं बैठती, बल्कि आपके फेफड़ों में भी जाती है। नतीजा श्वास संबंधी बीमारी और हार्ट अटैक का खतरा। ये पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 के मेजर सोर्सेस में से एक है। अगर इस पे काबू नहीं किया गया तो दिल्ली की हवा जहरीली बनी रहेगी। जरा सोचिए, दिल्ली की सड़कें खाली हैं, न गाड़ियां न कहीं पराली जल रही है, फिर भी हवा में जहर घुला हुआ है। तो सवाल उठता है, आखिरकार ये जहरीला धुआं आ कहां से रहा है? आज हम उन छिपे हुए गुनाहगारों को बेनकाब करेंगे, दिल्ली के आसपास की इंडस्ट्री। दिल्ली का पोल्यूशन केवल व्हीकल्स या पराली जलाने से नहीं होता,
इसमें इंडस्ट्रियल एमिशंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। दिल्ली के एयर पोल्यूशन का 20 से 30% हिस्सा इंडस्ट्रीज से आता है। मैंने इन इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाइक केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, ईंट के भट्टे और थर्मल पावर प्लांट्स। आप स्क्रीन पे हर एक सेक्टर का ब्रेकडाउन, उनका कंट्रीब्यूशन और ये कौन कौन से एरिया में सिचुएटेड है देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की। दिल्ली एनसीआर में 51,000 रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर में फंक्शन करती हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील एक्सेट्रा। इन रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज के अलावा हजारों अनरजिस्टर्ड और इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज हैं जो नरेला, बवाना, गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे इलाकों में स्थित है। इनमें से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लो ग्रेड फ्यूल जैसे कि फर्नेस ऑयल, पेट कोक और कोल यूज करते हैं, जो कि पैसों के मामले में तो सस्ते होते हैं लेकिन बहुत ही हाई अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर हवा में छोड़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में इन फ्यूल पे बैन होने के बावजूद इनका खुलेआम जोर शोर से यूज हो रहा है और ये लगातार दिल्ली की हवाओं में जहर घोल रहे हैं। आप बस इस बात से इसके इंपैक्ट का अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 10 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर के इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया जाए तो दिल्ली के हवा में से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल को 15 से 20% तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ईंट के भट्टे। ईंट भट्टे जो हमारे घर और इमारतों के लिए ईंटें बनाते हैं बिल्कुल मासूम लगते हैं, है ना? लेकिन दिल्ली के आसपास गाजियाबाद, फरीदाबाद और सोनीपत जैसे इलाकों में 3000 से ज्यादा ईंट के भट्टे चलते हैं जो ना सिर्फ ईंटें उगलते हैं बल्कि जहर भी उगलते हैं। इन भट्टों में कोयला, लकड़ी, यहां तक कि कचरा भी जलाया जाता है जिससे पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ब्लैक कार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये वही जहर है जो आपकी सांसों को भारी और गले को खुरदुरा कर देती है। ये ईंट के भट्टे सीजनल ऑपरेट करते हैं उस समय जब दिल्ली ऑलरेडी चारों तरफ से पोल्यूशन का मार झेल रही होती है। ईंट के भट्टे मुख्य रूप से सर्दियों के मौसम अक्टूबर से अप्रैल के बीच में ऑपरेट करते हैं क्योंकि इस समय ईंट को बनाने और सुखाने के लिए सही मौसम होता है। मॉनसून में भारी बारिश के कारण ईंटों को सुखाना मुश्किल होता है, इसलिए इस समय भट्टे बंद रहते हैं। एक ईंट का भट्टा एक दिन में उतना प्रदूषण फैलाता है जितना 500 डीजल गाड़ियां। जरा सोचिए, जब ये हजारों की संख्या में चलते होंगे तो क्या हाल होता होगा। तो अगली बार जब आप दिल्ली का AQI लेवल आसमान छूता देखें तो याद रखें इसमें ईंट के भट्टे का भी बड़ा हिस्सा है। नेक्स्ट इज थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट बिजली बनाने के लिए कोयला और फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं। दिल्ली के पास दादरी, झज्जर और पानीपत जैसे इलाकों में ऐसे 5 बड़े प्लांट्स हैं। कोयला जलने पर सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जैसे खतरनाक पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। ये सीधे हवा में मिलकर श्वास लेने लायक हवा को जहरीला बना देते हैं। आंकड़ों के अनुसार ये पावर प्लांट्स दिल्ली के एयर पोल्यूशन में इंडस्ट्रियल एमिशन का 7 से 10% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगली बार जब आप घर में बिजली का स्विच ऑन करें तो याद रखें इसकी कीमत ना सिर्फ आपके बिजली बिल से बल्कि आपके श्वासों से भी चुकाई जा रही है। अब आते हैं मच अवेटेड पराली जलाने पे। नॉर्थ इंडिया, खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान फसल काटने के बाद बची हुई पराली को जला देते हैं। ये एक सस्ता और तेज तरीका है जमीन को अगली फसल के लिए तैयार करने का, लेकिन इसकी कीमत हम सभी अपनी श्वासों से चुकाते हैं। फसल की कटाई और अगली बुआई के बीच 15-20 दिन का समय होता है। किसानों के पास आधुनिक उपकरण नहीं होते और मशीनी विकल्प बहुत महंगे होते हैं, इसलिए वे पराली जलाने को आसान और सस्ता समाधान मानते हैं। ये पराली जलाना अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच में होता है, ठीक ठंड आने से पहले, और यहां से जो दिल्ली का AQI बिगड़ता है वो पूरे ठंड वैसे ही रहता है। पराली से जलने वाले धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जैसे खतरनाक पार्टिकल्स होते हैं। रिसर्च के अनुसार पराली का जलना दिल्ली के पोल्यूशन में 15 to 20% तक कंट्रीब्यूट करता है। पराली जलाने से हर साल सर्दियों में दिल्ली का AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। हम सब लोगों के मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आया होगा कि व्हाई इन विंटर्स,
ऑब्वियसली ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम गर्मियों में भी दिल्ली का पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन ठंड आते ही ये AQI लेवल बेकाबू क्यों हो जाते हैं? हर जगह हमें अनहेल्दी और हजार्डस जैसे वर्ड दिखने लगते हैं। हमने पहले भी बहुत सारे रीजंस डिस्कस किए जिसकी वजह से दिल्ली की हवा पोल्यूटेड हो रही है, लेकिन अगर इसमें से हरियाणा और पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने को हटा दिया जाए तो बाकी सारे रीजन्स इवन गर्मियों में भी मौजूद हैं और दिल्ली की पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर भी विंटर्स में ही क्यों दिल्ली सफर करती है और AQI लेवल 600 टच करने लग जाते हैं? विंटर्स में दिल्ली के पोल्यूशन के लिए सिर्फ ये सोर्स ऑफ पोल्यूशन जिम्मेदार नहीं है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस भी हैं। तो आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। किसी भी एरिया के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में वहां की हवा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हवा का मूवमेंट जनरली 2 डायरेक्शन में होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, और दोनों ही केसेस में यह हवा अपने साथ पोल्यूटेंट्स को भी बहा के ले जाती है, जिससे उस एरिया का AQI लेवल कंट्रोल में रहता है। लेकिन सर्दियों में यह मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स जमीन के पास ही फंसे रहते हैं और ऑटोमेटिकली उस एरिया का AQI लेवल बहुत हाई हो जाता है। इस हवा के मूवमेंट के ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे मुख्यतः 3 प्रिंसिपल काम करते हैं: टेम्परेचर इन्वर्जन, लो विंड स्पीड एंड हाई ह्यूमिडिटी। तो आइए एक एक करके इन तीनों प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से समझते हैं। सामान्यतः जमीन के पास की हवा गर्म होती है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा ठंडी होते जाती है, लेकिन सर्दियों में ठीक इसका उल्टा होता है। जमीन के पास की हवा ठंडी हो जाती है और ऊपर की हवा गर्म। इसे हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं और ये टेम्परेचर इन्वर्जन ही सारी समस्याओं का मुख्य कारण है। गर्मियों में जमीन के पास की गर्म हवा ऊपर जाती है और ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है। इस गर्म हवा के साथ पोल्यूटेंट्स भी ऊपर जाके फैल जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्दियों में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, जमीन के पास की हवा ठंडी हो जाती है और ऊपर की हवा गर्म रहती है। इसकी वजह से हवा का वर्टिकल मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। ऊपर की गर्म हवा एक ढक्कन की तरह काम करती है जो नीचे की ठंडी हवा और पोल्यूटेंट्स को नीचे ही फंसा देती है। आखिरकार गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है और ठंडी हवा नीचे क्यों आती है? आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। हवा जब गर्म होती है तो उसके पार्टिकल्स में बहुत हाई एनर्जी आ जाती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत हाई स्पीड में मूव करते हैं। इस हाई स्पीड की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, जिसकी वजह से गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। ठंडी हवा के साथ ठीक इसका उल्टा होता है, उसके पार्टिकल्स बहुत स्लो मूव करते हैं और एक दूसरे के करीब होते हैं, जिसकी वजह से ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है। अब यहां से 3 प्रिंसिपल काम करते हैं: ग्रेविटी, ब्यूएंसी एंड प्रेशर डिफरेंस। सबसे पहले हम ग्रेविटी के रोल को समझते हैं। ग्रेविटी पृथ्वी पर हर एक चीज को नीचे की तरफ खींचती है, इसमें हवा भी शामिल है। ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसलिए ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ अधिक फोर्स से खींचती है। गर्म हवा हल्की होती है। जब ग्रेविटी ठंडी हवा को नीचे की तरफ खींचती है तो ये ठंडी हवा गर्म हवा को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं, जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर की ओर उठती है। नेक्स्ट इज बुओयंसी। हमारा एटमॉस्फेयर एक फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार कम डेंसिटी वाला फ्लूइड अधिक डेंसिटी वाले फ्लूइड के ऊपर तैरता है। यहाँ पे गर्म हवा कम डेंसिटी वाला फ्लूइड है और ठंडी हवा अधिक डेंसिटी वाला फ्लूइड है। इसलिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण गर्म हवा ऊपर तैरती है और ठंडी हवा नीचे बैठ जाती है। द लास्ट वन इज प्रेशर डिफरेंस। गर्म हवा फैलती है और हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो लो प्रेशर जोन क्रिएट करती है, जिससे गर्मियों में जमीन के पास लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और ऊपर हाई प्रेशर जोन। अब हवा का ये नेचर है कि वो हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन में मूव करती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा नीचे की ओर आती है। नीचे आते वक्त वो गर्म हवा को ऊपर की ओर धक्का मारती है, जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर की ओर चली जाती है। जैसा कि हमने देखा कि टेम्परेचर इन्वर्जन हवा के वर्टिकल मूवमेंट को कैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का क्या, उसको कौन ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है? तो इसके पीछे का रीजन है लो विंड स्पीड। तो आइए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। हवा पोल्यूटेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर साफ करने में मदद करती है। तेज हवाएं पोल्यूटेंट्स को झाड़ू की तरह साफ कर देती है। हवा की गति 2 जगहों के बीच के टेम्परेचर और एयर प्रेशर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। जैसा कि आपने देखा कि हवा हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करती है। 2 जगहों के बीच का एयर प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, हवा उतनी ही तेज गति से मूव करती है।
अब सर्दियों में दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का टेम्परेचर और एयर प्रेशर डिफरेंस काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हवा की गति बहुत धीमी हो जाती है और हवा स्थिर हो जाती है। धीमी हवाओं के कारण पोल्यूटेंट्स एक जगह फंसकर रह जाते हैं और फैलते नहीं हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में पोल्यूशन लंबे समय तक बना रहता है। द लास्ट रीजन इज हाई ह्यूमिडिटी। इन दो रीजन्स के अलावा हाई ह्यूमिडिटी भी दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये हाई ह्यूमिडिटी सर्दियों में कोहरे के रूप में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। कोहरा छोटे छोटे पानी की बूंदों का एक समूह होता है जो पोल्यूटेंट्स के साथ मिलकर हवा को और जहरीला बना देता है। कोहरे में मौजूद पानी की बूंदें पोल्यूटेंट्स के साथ रिएक्ट करके स्मॉग का फॉर्मेशन करती है। स्मॉग एक जहरीली परत बनाती है जो कि ना सिर्फ दिखने में खराब होता है बल्कि श्वास लेना भी मुश्किल कर देता है। यही स्मॉग ठंड आते ही दिल्ली को चारों तरफ से घेर लेती है और पूरे ठंड दिल्ली का पीछा नहीं छोड़ती। आज ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम दिल्ली के लिए नई नहीं है। 2016 में पहली बार इसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और तब से 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों ने इसका सॉल्यूशन ढूंढने की बजाय इसके साथ जीना सीख लिया है। You are inhaling a slow poison. Slow poison. Yes, it is a slow poison, and you have to die with this one day. No remedy seems anywhere to control all these things. You just feel like a little bit helpless. Okay, it's so bad. How can you fix it? It's almost a hopeless situation, something you can't control, and that's something that people are going to learn to accept and have to live with. This really toxic air at a certain time of year. तो क्या कोई तरीका नहीं है इससे लड़ने का? तरीके बहुत सारे हैं और अगर उसे सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक खत्म भी किया जा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को इस डायरेक्शन में कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, तभी दिल्ली की AQI लेवल में सुधार देखने को मिल सकता है। दिल्ली गवर्नमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मुख्यतः ग्रैब पर निर्भर है। ग्रैब का फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आपने ये वर्ड कभी ना कभी जरूर सुना होगा। ग्रैब मुख्यतः इमरजेंसी सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है। जब हवा की क्वालिटी खराब होने लगती है तो ग्रैब के अंतर्गत कुछ मेजर्स लिए जाते हैं। जितनी खराब क्वालिटी उतने स्ट्रिक्ट मेजर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस कैटेगरी में ग्रैब के अंतर्गत क्या-क्या मेजर्स लिए जाते हैं। ग्रैब आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन यह पोल्यूशन को पूरी तरीके से खत्म करने में सक्षम नहीं है। यह पोल्यूशन के रूट कॉजेज जैसे व्हीकल एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस और पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने को एड्रेस नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम ग्रैब, दिल्ली गवर्नमेंट ने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए कुछ और भी प्रोग्राम और पॉलिसीज लॉन्च किए हैं, जैसे प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैनिंग ओल्डर व्हीकल्स, बैन ऑन क्रैकर्स, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। ग्रैब और इन सब पॉलिसीज के बावजूद दिल्ली की पोल्यूशन में कोई कमी नहीं आई है। तो क्या ये प्रोग्राम्स और पॉलिसीज दिल्ली के पोल्यूशन को कंट्रोल करने में कैपेबल नहीं है? ऑब्वियसली इन प्रोग्राम और पॉलिसीज को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी इंप्लीमेंटेशन। दिल्ली गवर्नमेंट इन पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे स्ट्रिक्टली लागू करने में असफल रही है, जिसकी वजह से समस्या जस की तस बनी हुई है। आइए एक बार देखते हैं इन पॉलिसीज को कैसे बेटर किया जा सकता है और पोल्यूशन से निपटने के क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं। दिल्ली की 80% पोल्यूशन 4 मुख्य सोर्सेज से आती है: इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल एमिशंस, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड रोड और पराली जलाने से। अगर इन चारों पे लगाम लगा दिया जाए तो दिल्ली के पोल्यूशन की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। व्हीकल एमिशंस के रोकथाम के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया है। ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सपैंड किया है, बल्कि वहां भी CNG बसेस और इलेक्ट्रिक बसेस को तरजीह दी गई है। पुराने व्हीकल्स को बैन किया गया है। AQI लेवल हाई होने पर दिल्ली में ट्रक्स की एंट्री को रोक दिया जाता है। इन सब के बावजूद दिल्ली की पोल्यूशन में कोई कमी नहीं आई है और कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। दिल्ली गवर्नमेंट को दिल्ली से गुजरने वाली ट्रकों का कोई पुख्ता इंतजाम होगा, क्योंकि व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन में मेजर कंट्रीब्यूटर वही है। इनको अलग रूट्स पे डाइवर्ट करना होगा और दिल्ली से गुजरने वाले ट्रकों की संख्या काफी कम करनी होगी, तभी जाके व्हीकल से होने वाले एमिशन में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हमें व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन पे सच में लगाम लगानी है तो हमें खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी।
दिल्ली एनसीआर में 1 करोड़ 34 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख के आसपास प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जिसे हम लोग ऑन करते हैं। अगर हम इसके बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, एटलीस्ट उस टाइम जब दिल्ली का AQI आसमान छू रहा होता है, तो हम लोग भी एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं दिल्ली के एयर पोल्यूशन को कम करने में। ये लड़ाई सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। अगर हम स्वच्छ हवा में श्वास लेना चाहते हैं, अपने आने वाली जनरेशन को यही साफ हवा विरासत में देना चाहते हैं, तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टेक केयर करना होगा। ठंड के दिनों में AQI लेवल के हाई होने की एक मुख्य वजह पराली का जलना है, और ये एक ऐसा एरिया है जिसपे बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है। बाजार में ऐसे मशीन्स अवेलेबल हैं जो पराली को बिना जलाए खेतों से हटा सकते हैं, लेकिन ये मशीन्स काफी महंगे हैं और किसानों की पहुंच से बाहर। सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं और इन महंगी मशीनों पे सब्सिडी देना स्टार्ट किया है, लेकिन सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। सब्सिडी के बावजूद किसानों के लिए पराली जलाना एक सस्ता विकल्प है। अब हरियाणा और पंजाब के किसानों को क्या पड़ी कि दिल्ली की जनता किस हवा में श्वास ले रही है, वो भी मजबूर है। वैसे किसान जो खेती से बहुत ही कम प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं, वो ऐसी मशीनों पे अपने पैसे क्यों इन्वेस्ट करें? इसके अलावा पराली जलाने वाले क्षेत्रों में मशीनों की संख्या काफी कम है। धान की कटाई और गेहूं के बुआई के बीच सिर्फ 10 से 15 दिन का टाइम होता है। इन 10 से 15 दिनों में अगर खेत को अगली फसल के लिए तैयार नहीं किया गया, तो किसान की फसल बर्बाद हो सकती है। ऐसे में पराली जलाना सबसे तेज और सस्ता विकल्प हो जाता है। अगर किसानों को इन 15 से 20 दिनों में ये मशीनें फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाए, तो मेरे को नहीं लगता कि किसानों को इससे कोई प्रॉब्लम हो। ऑब्वियसली इसमें बहुत खर्च आएगा जो सरकार को बियर करना पड़ेगा। मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया है कि दिल्ली गवर्नमेंट फ्री की इलेक्ट्रिसिटी में कितने पैसे इन्वेस्ट कर रही है, और अगर वो ये मशीनें किसानों को फ्री में प्रोवाइड करती है तो उसमें कितने का खर्च आएगा। मैंने ये कैलकुलेशन आपको स्क्रीन पे दे रखे हैं, आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हो और इस कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से देख सकते हो। आप स्क्रीन पे दिए गए कैलकुलेशन से देख सकते हैं कि मशीनों पे एनुअली 1200 करोड़ का खर्च आ रहा है, वहीं फ्री इलेक्ट्रिसिटी पे एनुअली 6100 करोड़ का खर्च आ रहा है। इन कैलकुलेशन का उद्देश्य आपको सही नंबर बताना नहीं है, हो सकता है ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट ना भी हो, लेकिन मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि इन दोनों ही केसेस में कितने इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आएगा। हो सकता है ये नंबर थोड़े इधर उधर हो, लेकिन इस कैलकुलेशन से ये साफ विजिबल है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तुलना में मशीनों में काफी कम इन्वेस्टमेंट लग रहा है। अब आपको फ्री की इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या मॉल, ये आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एमिशंस। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज लो ग्रेड फ्यूल जैसे कि फर्नेस ऑयल, पेट कोक और कोल यूज करती है। दिल्ली एनसीआर में इन फ्यूल्स पे बैन होने के बावजूद बहुत सारी इंडस्ट्रीज इसे धड़ल्ले से यूज कर रही है। गवर्नमेंट को इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने होंगे और इन पे लगाम लगानी होगी। गवर्नमेंट को पाइप नेचुरल गैस जैसे स्वच्छ फ्यूल और स्क्रबर फिल्टर जैसे मशीन्स को इंडस्ट्री में अनिवार्य करना होगा, जो इंडस्ट्रियल एमिशंस पे काफी हद तक लगाम लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड रोड्स। कंस्ट्रक्शन डस्ट से निपटने के लिए सरकार ने 2016 में कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट रूल लॉन्च किया। इसमें कंस्ट्रक्शन साइट से धूल और मलबे के कारण होने वाले एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना, कचरे को रिसाइकिल कर कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज के रूप में इस्तेमाल करना शामिल है। सरकार के द्वारा बनाए गए सारे रूल्स और रेगुलेशंस पोल्यूशन को एक हद तक कम करने में सक्षम है, लेकिन बात वहीं पे आके फंसती है कि दिल्ली गवर्नमेंट इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को किस लेवल तक इंप्लीमेंट करवा पा रही है। दिल्ली गवर्नमेंट इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करवाने में पूरी तरीके से असफल रही है, जिसकी वजह से समस्या जस की तस बनी हुई है और धीरे धीरे ये और विकराल रूप धारण करते जा रही है। दिल्ली की पोल्यूशन को खत्म करना जटिल है, लेकिन असंभव नहीं। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, पड़ोसी राज्यों के सहयोग और आपके सहयोग से अगले 1 दशक में दिल्ली को स्वस्थ और स्वच्छ शहर बनाया जा सकता है, लेकिन पिछले 7 सालों में तो ऐसा होता नहीं दिख रहा। तो क्या हम सरकार के भरोसे बैठे रहे? अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रहे तो हो सकता है कहीं देर ना हो जाए और ये पोल्यूशन नाम की प्रॉब्लम आपको भी अपनी गिरफ्त में ना ले ले। तो क्या इससे बचने का कोई तरीका है? ऑब्वियसली है। सबसे पहले लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है।
ये पोल्यूशन आपके लंग्स को छलनी किए जा रहा है, लेकिन फिर भी इसे कोई सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आपको स्वीकार करना होगा ये सच में एक प्रॉब्लम है और ये धीरे धीरे आपको मौत के करीब ले जा रही है। अगर आज आप सीरियस नहीं होते तो हो सकता है काफी देर हो जाए। आप बहुत छोटे छोटे उपाय करके इस पोल्यूशन नाम के प्रॉब्लम से अपने आप को दूर रख सकते हो। तो आइए उन उपायों को एक बार देखते हैं। सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव वे है मास्क पहनने, जिसे हम बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। जब हम लोगों ने कोविड के टाइम पे मास्क नहीं पहना तो पोल्यूशन की वजह से कौन ही मास्क पहनेगा। इसे सीरियसली लें, ये आपके जीवन के 10 साल बचा सकता है। N95 मास्क पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 पार्टिकल्स को रोकने में सक्षम है। ये व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रभावी है। ये 0.3 माइक्रोन या उससे बड़े 95% कणों को रोकने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये डस्ट, स्मॉग और यहां तक कि बैक्टीरिया और वायरस को भी रोकने में सक्षम है। N99 मास्क उससे भी एक कदम आगे है, ये 99% पार्टिकल्स को फिल्टर करने में सक्षम है। N95 या N99 मास्क आपको काफी हद तक खतरनाक पोल्यूटेंट से सुरक्षा प्रोवाइड कर सकती है और आपके श्वास और हार्ट रिलेटेड डिजीज का खतरा 60% तक कम कर सकती है। उपाय बहुत सरल है, अगर अपनाओ तो अपने आप को बीमारियों से कोसों दूर रख सकते हो। खुदा ना खास्ता कल को चल के आपको कोई बीमारी हो जाती है, हो सकता है ये आपकी जान ना ले, लेकिन आपके बैंक बैलेंस का बैंड तो बजा ही देगी। अब आपको क्या चुनना है, 100 रुपए का एक मास्क या लाखों का हॉस्पिटल बिल। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज घर में एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करवाना। घर के बाहर तो आप इस एयर पोल्यूशन नाम के दुश्मन से लड़ ही रहे हो, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ घर के बाहर तक सीमित नहीं है। आप घर के अंदर भी जो श्वास ले रहे हो वो हवा आपके लंग्स को छलनी कर रही है। घर के बाहर तो कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन घर के अंदर इस समस्या को काफी हद तक खत्म किया जा सकता है। आपके घर में 15 से 20 हजार के रेंज में बहुत सारे सामान होंगे, जैसे टीवी, फ्रिज, मोबाइल, और लगभग इतनी ही कीमत में एक एयर प्यूरिफायर भी आ जाता है जो कि आपके घर के पोल्यूशन को 85 to 90% तक कम कर सकता है। एक मोबाइल की कीमत में आप अपनी जिंदगी की डोर को लंबी कर सकते हो। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको एक नया मोबाइल चाहिए या लंबी जिंदगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज आपका खान पान। दिल्ली जैसे शहर जहां पे पोल्यूशन का लेवल काफी खतरनाक हद तक पहुंच जाता है, आपके खान पान का सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। यह आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने और पोल्यूशन से होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। खान पान में आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर अपने अंदर मौजूद टॉक्सिन्स को स्वेट और यूरिन के थ्रू बाहर निकालता है। पोल्यूशन के ज्यादा एक्सपोजर से शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिससे कि टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ता है। हाइड्रेशन के थ्रू हम इसको कम कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखते हो तो आप अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को कंट्रोल में रख पाओ। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स ले सकते हो, जैसे कि ब्रोकली, पालक, हल्दी, अदरक। पोल्यूशन के कारण हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या काफी बढ़ जाती है, जो कि हमारे सेल्स को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और हमारी सेल्स को बचाते हैं। ब्रोकली और पालक में विटामिन सी, विटामिन ई और ग्लूटाथियोन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। हल्दी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पोल्यूशन से होने वाले सूजन और श्वास की बीमारियों से बचाव करते हैं। इसमें ब्रोकली आपको थोड़ा फैंसी लग सकता है, लेकिन बाकी चीजें हमारे घर में बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और अगर हम इसे सही तरीके से यूज करें तो ये हम लोगों को सेफ रख सकता है। आप और भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट फूड जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हो वो है विटामिन सी रिच फूड्स, जैसे कि संतरा, आंवला, नींबू। विटामिन सी एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान को कम करता है। ये ना सिर्फ आपके फेफड़ों को मजबूत करता है, बल्कि आपके शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को भी स्पीड अप करता है।
दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है, इसलिए हमेशा हाईलाइटेड रहती है, लेकिन यह स्टोरी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। इंडिया में 20+ सिटीज ऐसे हैं जिनका AQI लेवल ऑलमोस्ट पूरे साल 200+ रहता है। आप स्क्रीन पे एक नजर डाल सकते हो। क्या आपको सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाके का AQI लेवल हाई दिख रहा है? जी नहीं। इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हो कि 70+ सिटीज ऐसे हैं जिनका AQI लेवल काफी हाई है। यहाँ पे पर्पल डॉट्स वेरी अनहेल्दी, रेड डॉट्स अनहेल्दी और ऑरेंज डॉट्स अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स को डिनोट कर रहे हैं। और मैप से क्लियरली विजिबल है कि 40+ सिटीज के लोग अनहेल्दी या वेरी अनहेल्दी हवा में सांस ले रहे हैं। ये ना सिर्फ डराने वाली बात है बल्कि अलार्मिंग भी है। जहां पे भी आप ऑरेंज डॉट्स देख रहे हो, ये प्लेसेस अभी तो खतरे से बाहर है, लेकिन दिल्ली दूर नहीं है। अभी से इन प्लेसेस पे अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में इनका भी हाल कहीं ना कहीं दिल्ली जैसा ही होने वाला है। क्या हम ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहां हमारे आने वाली पीढ़ी साफ हवा में सांस लेने के लिए तरसे, जहां बच्चे हमेशा मास्क के पीछे रहे और बुजुर्गों को हर एक सांस लेने में संघर्ष करना पड़े? यह पोल्यूशन की प्रॉब्लम अब सिर्फ रिपोर्ट्स और आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह हमारी जिंदगी का सवाल बन गया है। सरकार को अब कुछ सख्त कदम उठाने होंगे। प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रीज पे लगाम, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुविधाएं और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा, ये सिर्फ योजनाएं नहीं होना चाहिए, ये ग्राउंड लेवल पे स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। हमें ऐसी नीतियां चाहिए जो सिर्फ दिखावे के लिए ना हो बल्कि हमारे आने वाले कल को बचाने के लिए हो। लेकिन सरकार अकेले यह लड़ाई नहीं जीत सकती। जनता की भागीदारी इस बदलाव की असली ताकत है। जब हम पब्लिक व्हीकल यूज करेंगे, अनावश्यक व्हीकल्स का प्रयोग बंद करेंगे और हर कोने में पेड़ लगाएंगे, तब जाके यह हवा बदलेगी। यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली है, लेकिन हमें डिसाइड करना है कि क्या हम इस जहरीली हवा को अपनी नियति मान लें या फिर मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर सांस में जिंदगी हो। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? हमें कमेंट्स में बताइए कि आप इसके खिलाफ क्या कदम उठाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपसे जुड़ा हर व्यक्ति अपने आप को इस प्रॉब्लम से सेफ रख सके। आइए मिलकर इस हवा को बदलते हैं।